actually my perception of women changed when I sorted it out, changed overnight. I saw one really interesting example of this. So I don't know if I can explain this properly, but maybe I can. If you put the woman that you're attracted to on a pedestal, what you're really attracted to is your unconscious idealization of women. Without a doubt, 100%. And men see their unconscious idealization of women in someone they're attracted to, especially if the attraction is pronounced and immediate. Right? That's a projection, psychoanalytically speaking. Yes. And then they confuse the woman with that idealization, which is very difficult to bear for the woman because she's not really there. That's the first problem. And second, she's going to get herself in trouble and not know it because now and then she's going to do something that violates that ideal projection and be called to account for it, even though she doesn't know what rules she's breaking. Plus, the guy won't be able to listen to her or appreciate anything about her that's not perfect or in accordance with that ideal. So that means she can't really talk to him. Right? इसको तुम सिंपल बॉलीवुड के सिनारे से देख लो. तुम जब छोटे थे, तुम सब छोटे से जो बड़े हुए हो, तुम्हारी दिमाग में एक गर्लफ्रेंड का, एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड का एक इमेज तुमने ऑब्वियसली अक्रू करी है सोशल लर्निंग से. तुम दुनिया में किसी भी इंफॉर्मेशन के बिना इंफॉर्मेशन को क्रिएट नहीं कर रहे हो. रीजनिंग से भी हो सकता है अगर तुम करते बैठ के कि यार मेरे लिए कागज़ पन्ने लेके बैठूंगा, रीजनेबली एक अच्छा इंसान कौन होगा, मेरी नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से, फैंटेसी नहीं, रियलिस्टिकली एक अच्छा इंसान क्या होगा. एक तो ये हो गया, वो हम कभी करते नहीं है. आई डोंट थिंक दुनिया में कोई बैठ के ये कर रहा है. ये नीड लेकिन हमें पूरी करनी है कि क्या होता है अच्छा इंसान या एक अच्छी लड़की या एक अच्छा लड़का भी. तो हम वो कर रहे हैं बैठ के भाई इटरेशंस ऑफ सिनेमा. जिस भी तरह से दिखाया गया है आपको एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड क्या होती है, अच्छी गर्लफ्रेंड क्या होती है, एंड वो जनरेशन टू जनरेशन, कल्चर टू कल्चर टेम्पोरली भी डिफरेंट होता है. 90s के लोग कंप्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन लिखेंगे, 2000 से के जो डेकेड के लोग हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि आपके इटरेशंस जो आप देख रहे हो वो बदल जाते हैं हर 10 साल में, क्योंकि कल्चर बदल जाता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बदल जाती है, फेमिनिन और मैस्कुलिनिटी का फ्रीडम रेशियोज बदलते हैं सोसाइटी में. इंडिया जो 2010 से 2020 में था उससे हल्का सा डिफरेंट है. इंडिया जो 2010 से 2020 में था वो बहुत डिफरेंट है इंडिया जो 2000 से 2010 में था. तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, उसके बेसिस पे हम कौन सी स्टोरियां बता रहे हैं. स्टोरीज कभी भी रियलिटी को मिरर नहीं करना चाहती, वो एस्केप को मिरर करना चाहती हैं जो रियलिटी का है. रियलिटी को मिरर नहीं कर रही, तो हम सबसे अजूबी इटरेशंस लिखेंगे, और वो अजूबी इटरेशंस को आप भर रहे हो फिर अपने आइडियलाइज वर्जन में. 2010 से जनरेशन का इंसान था, उसको था तुम्हारा सोनाक्षी सिन्हा टाइप कैरेक्टर चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे वो उसकी मूवी आ रही थी, तो उसके जो भी प्रोजेक्शन थे कि भाई मैं जो लड़की हूं, जो भी उसने प्ले करे हैं, शायद हमारा को वो पसंद होगा. मुझे नहीं पता यार 2010 से 2020 में कौन से फीमेल कैरेक्टर्स हैं और किस तरह के तुम्हारे मैसेजेस थे जो लोगों को प्रोजेक्ट किए गए हैं सिनेमा के द्वारा, क्या थे, वो होंगे आइडियल उन जनरेशन के लिए. और आज की जनरेशन हो सकता है तुम उठा रहे हो इंस्टाग्राम से. अब होता क्या भाई, सिंपल सी बात, जो ये बात कह रहे हैं कि तुम अपने आइडियल क्यों प्रोजेक्ट करते हो, बहुत सिंपल सा आंसर है. तो अब डेटा ही नहीं है ना वो इंसान कौन है, उसको तो अभी मिले हो तुम. You idealize something you know. You cannot idealize something that you cannot understand, that you're not familiar with. You have no idea what it is. How can you idealize it? So idealization word literally exists करता है with familiarity, with recognition. You recognize something जो तुम्हें चाहिए थी, therefore the idealization now. इसको तुम जानते ही नहीं हो भाई, कौन है ये. ये बात मैं 5 साल से या 6 साल से क्या मर गया. 4 महीना 3 महीना बैठो, उनकी बातें सुनो, देखो इंसान है कौन. एकदम से प्यार नहीं फेंक देना चाहिए. अंदर से फूट भी रहा हो तो उसको कंट्रोल करना सीखना स्टार्ट करो. जो ट्रिगर्स फट रहे हो प्यार की, मैं इस लिमिट तक ले जाना चाहता हूं, मैं अभी ऑलरेडी शादी की बात कर लेना चाहता हूं, मैं बच्चों के नाम जानना चाहता हूं, यही मेरी बीवी है, मेरा दिमाग मेरे को सिनारियो दिखा रहा, हमारे बच्चे, हमारी शादी होगी, ये मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी. अब उन सब चीजों पर ताला लगाना तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुमने अभी एक्शन तो देखे ही नहीं इस इंसान के. अभी तो तुम फिर सिर्फ बातें सुनने के फेज में हो, अभी एक्शन आएंगे. और ये जो बात कर रहे हैं कि तुम्हारे आइडियलाइजेशन से तुम्हारे लड़की के भी लग जाते हैं, अगर तुम उस चीज को रिप्लेस कर सकते हो तो मैं कहूंगा रिप्लेस करो विद अ प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि ऑल्सो फॉल्सिफाइबल है. अब इसको समझो मैं क्या कह रहा हूं. प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि मैं खुद रीजनिंग से डिराइव कर रहा हूं मुझे कैसा इंसान चाहिए, और फिर वो चीजें मैं दूसरे इंसान को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं कि यार जो तुम कह रही हो ये काइंड ऑफ मेरा जो सम टोटल है,
जो मैंने सोचा अपनी जिंदगी में कि आइडियल पार्टनर ये होना चाहिए, ये उससे डिसएग्री कर रहा है। और ये जो मैं यहाँ पे जॉर्डन पीटरसन जो कह रहे हैं, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम डालोगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत कर्म होते हैं जो एक्चुअल में ऐसी चीजें होती हैं जिससे शायद तुम अग्री ना करना चाहो। हो सकता है तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और इंसान ने लेट्स से अपना इंस्टाग्राम ओपन कर रखा और इंसान लेट्स से बहुत पिक्चर्स डालता है अपनी, बहुत सेल्फीज पोस्ट करता है और उसके तुम्हारे जो कमेंट्स आते हैं वो लड़कों के भरे पड़े हैं, और एज अ पार्टनर इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल तुम्हें उससे हल्की सी प्रॉब्लम होगी। एंड वहां पे यही चीज आती है कि तुम उस चीज को देखते हो, ये तुम्हारे जो आइडियलाइज्ड वो जो है कि इंसान जो शायद तुम्हें प्रायोरिटी देगा और दुनिया में इस तरह की अटेंशन सीकिंग में नहीं जाएगा, विच इट इज इन वेरी कोर सिंपल लैंग्वेज, इट्स अटेंशन सीकिंग और कुछ नहीं है। तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारी आइडियल ही नहीं है सिर्फ, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट जो तुम्हें बॉदर कर रही है, वो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज कि you should 100% have a practical ideal of what you want, और फिर वो falsifiable होना चाहिए। falsifiable क्या होता है कि there is a lot of room for improvement, change and evolution। तुम अगर एक कागज लेके आ रहे हो कि ये यही है और ये चेंज नहीं हो सकता, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर तुम कोई रिलेशनशिप में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि रियलिटी से तुम कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हो। रियलिटी चेंज करती रहती है अपने आप को, और तुम्हें भी समझना पड़ेगा क्या चीजें जो मैं कहूंगा हाँ शायद थोड़ी सी अनरीजनेबल थी, तुम्हें देखना पड़ेगा, और जब तुम्हारी बातें होंगी तो तुम्हें खुद समझ आएगा कि हाँ ये थोड़ी सी अनरीजनेबल है। प्रैक्टिकल में इसमें ये चेंजेस ला सकते हैं, और तुम्हारे आइडियलाइज्ड जो भी फॉर्मुलेशन है वो तभी बेटर होता चला जाएगा जब तक उसमें चेंज की पॉसिबिलिटी है। तो फॉल्सिफाइबिलिटी इसलिए लाओ, व्हाटएवर आई बिलीव should also have a percentage of falsifiability। ये साइंटिफिक मेथड के अंदर आता है। जिसको पढ़ना है कार्ल पॉपर डाले और falsifiability डाले और पढ़ना स्टार्ट करे कि falsifiability कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि हम ये ना कहें कि मैं सही हूं। ये बहुत डेंजरस चीज है और ये अगेंस्ट जाता है साइंटिफिक मेथड के। You can't reveal anything that's untoward or That definitely makes sense. I think that is probably common for people. So one of the things that happened when I solved that problem, I was studying a lot of Jungian psychology at the time. It literally happened overnight. I remember walking down the streets of Montreal and I saw an ad on a bus. And you know, at that time, this was in the 80s, they're probably still doing this. A lot of the models that were used by like makeup companies were very young women, like 14, but made up, you know, so they were sexualized. So it's still the case. Like there's very young models who are used, you know, but I know that before I had seen through my own illusions that I would have seen in the ad a beautiful woman, and then I saw a girl dressed up like a woman. Now he's talking about defamiliarization. This is the critical thinking exercise. मैं चीज को चीज की तरह नहीं देखता जो मुझे सिखाया गया है। So मैं कहता हूँ ना what to think और how to think क्या होता है। What to think है बेसिकली तुम कभी जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हें एक समाज, तुम्हारे दिमाग ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि इसको ऐसे देखना है, लेकिन वो रिकग्निशन आया कहां से है? नाम जो ऑलरेडी सामान्य चीजों को दे दिए थे जो तुमने रटे हैं। हमें लगता है हमने समाज को जो फैमिलियराइज किया है वो शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किया है, बट टू अ लार्ज डिग्री तुमने चीजों को बस रट लिया है। इसे कहते हैं व्हाट टू थिंक इन द सेंस द लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑब्वियसली नीडेड एज वेल। छन्नी को छन्नी बोलोगे तुम, छन्नी एक्चुअली में छन्नी ही है, तो वो व्हाट टू थिंक समझ में आता है कि ये छन्नी है, इसमें पानी डालोगे और अगर चाय पत्ती है तो चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी, इजी। लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें छन्नी की तरह ही सिखा दिए गए हैं कि ऐसे ही सोचना है। अगर मैं छन्नी को हटाता हूं तो मुझे क्या दिखता है? एक मेटल वायरिंग है और उस पर एक मैश है। लिटरली ये है डिफेमिलियराइजेशन, और इस मैश के थ्रू मैं पानी डालना हो जा रहा है। कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करती जब मैं डिफेमिलियराइजेशन यूज करता हूं, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे मैं डिफेमिलियराइजेशन यूज करता हूं कि मैं जो तुम्हें सिखाया गया था वो छोड़ दे रहा हूं। मैं इसको मोस्ट रूडिमेंट्री बेसिक एलिमेंट्स की तरह देखने वाला हूं कि मुझे दिख क्या रहा है। एक ये है, एक वो है, एक वो है। तो खूबसूरती को मैं खूबसूरती का नहीं देखता कि ये लड़की को ऐसे करो ये बहुत कूल है। मैं देखता हूं ये हो क्या रहा है। धरती है, धरती पे एक इंसान खड़ा है जिसके स्केलेटन के ऊपर एक मांस है और उसको शक्ल है, क्योंकि ये 20 या 25 साल का इसलिए इतना जवान दिख रहा है। अभी यही इंसान 60 का होगा, इसकी पूरी इसी रूप में बदलाव आ चुका होगा। मुझे बताया गया है कि इस धरती के इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे महसूस कर रहे हैं ये तो बहुत कूल जगह है, क्योंकि इसको हम कहते हैं हॉलीवुड, ये ऑस्कर नाइट हो रही है। हो क्या रहा है? मिट्टी के ऊपर हमने शायद कंक्रीट लगाई या फिर टेपिंग लगाई या फिर हमने कुछ भी किया, उसके ऊपर हमने एक लाल कारपेट बिछा दिया,
3 दिन बाद ये सिंपल घास होगी, जहां पे आज मुझे बताया जा रहा है कि अरे ना ये तो बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। मुझे बड़ा इवेंट बेचा गया दिमाग में। कुल मिला के पृथ्वी घूम रही है, आज से नहीं घूम रही, 2 बिलियन साल से घूम रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा, जो चल रहा था एग्जैक्टली वैसे चल रहा है। तुम्हें बताया गया है इसलिए तुम सोच रहे हो क्या रहा है? 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से कुछ लोग एग्जैक्टली 8 बिलियन जैसे ही कुछ लोग, मुझे बताया जा रहा है ये बहुत स्पेशल है, कूल है और इन पे फोटो खींची जा रही हैं, तो विजुअल क्यूज अटैच्ड हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा इनको। ये है डिफॉर्मलाइजेशन। चीज को, जितनी चीजें तुम्हें चकाचौंध बेची गई, पता चल कि अगर तुम उसको हटाते चले जाओ तो तुम्हें दिखेगा रियलिटी क्या है, और तुम्हें दिखेगा रियलिटी लिटरली बेची जा रही है। इट्स मैन्युफैक्चर्ड, इट्स कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड। जो भी बेचा जा रहा है उसका कोई कोर ट्रूथ है ही नहीं। देयर इज नो सिंगल लाइन ऑफ कोड जो बता सकता है वाई एनी ऑफ दिस इज स्पेशल, एविडेंस बेस्ड। वाई? कोई इसके पीछे आंसर नहीं है। Oh, that's interesting. Wow. Yeah, well, there's a loss in that too. Like the loss is, this is a loss of maturity, is that, you know, if you are in love with your ideal, then you have the ideal, like you have the princess. The price you pay is you don't get the woman. Now, if you want the woman, the price you pay for that is that you have to let go of the princess. Exactly. And it's better to let go of the princess because the princess is a made up bullshit. Right. Now that The princess is somebody जो कि जब तुम किसी के साथ होते हो, a friend in need is a friend indeed. इसी सिंपल सेंटिमेंट को डालो रिलेशनशिप में। जब कोई इंसान प्रूव करे तुम्हारे लिए कि वो वर्दी है, तो रानी बनाओ फिर उस इंसान को अपना। लायक तो हो, लेकिन that's what you should do, because the princess thing isn't going anywhere. But it is definitely a sacrifice. It's sort of like growing up and coming to the realization that your father doesn't know everything, which of course isn't true in your case. But it's there's a loss in that, right? Like the gain is that you gain the maturity, and I think the gain is that you gain clarity and you lose the childish things, which you are supposed to lose the childish things because the world doesn't care about you caring about childish things. वर्ल्ड तो रियलिटी के साथ डील कर रहा है ना। वर्ल्ड तो बायोलॉजिकल रियलिटी के साथ डील कर रहा है, साइकोलॉजिकल रियलिटी के साथ डील कर रहा है, मैकेनिकल रियलिटी, फिजिकल रियलिटी के साथ डील कर रहा है। उसको टाइम नहीं है तुम्हारी चाइल्डिश या चाइल्ड लाइक फैंटेसीज को तुम्हारे को केटर करने का। वो एक राक्षसी करेंगे। द क्लेवर सेल्समैन और सेल्स पीपल विल केटर टू द तुम्हारे। इसलिए इंस्टाग्राम में तुम्हारे को वो जो आइडियलाइजेशन है उसकी वैल्यू है, तुम इसलिए वो आइडियलाइजेशन के बेसिस पे कई लोग होंगे जो बेचेंगे काफी चीजें। सिम बना के बैठे हैं, फैपिंग बेच रहे हैं। the self-confidence to Yeah. go out and make your own decisions. But the loss is that you had a figure who was an intermediary between you and the world, who knew everything. Lots of people who remain over-dependent on their father, for example, remain over-dependent. They're willing to exist under his thumb, even if it's rather tyrannical, because they don't want to give up the certainty that there's someone out there in the world who actually knows what's going on. हमारे खूबसूरत पता है चीज़ क्या है हिंदू फिलोसफी की? इट रियली प्रोवाइड्स यू द फाउंडेशन ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। सो तुम सिंपल बेस लो हिंदू फिलोसफी का, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? जब तुम वेदांतिक पाथ में चल रहे हो, चाहे तुम दूसरे फिलोसफीज में भी चल रहे हो, हिंदू के जो तुम्हारे अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं, एक चीज़ जो सिंपल वो करना चाहते हैं कि तुम अगर डिटैचमेंट को तुम दूसरे पर्सपेक्टिव से, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करो, तो वो क्या कह रहे हैं? एक तरह से शून्य में आओ, यानी कि अपनी डिपेंडेबिलिटी को थोड़ा सा कम करते जाओ, ये समझ के कि तुम जब तक ऐसी जगह नहीं आ जाते जहां पे तुम कंप्लीटली अपने साथ बैठ के शांति से दुनिया को देख सकते हो, बिना विचलित हुए, बिना डरे हुए। वो स्पेस एक्चुअल में सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस है, क्योंकि वो स्पेस है पॉसिबिलिटी का, क्योंकि वहां चाइनीज फिलोसफी के हिसाब से भी तुम वो स्पेस में तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम्हारे अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि तुम पहली बार जो भी तुमने कहा था मैं ये हूं, जो भी आइडेंटिटीज तुमने रचनाएं करी थी, आइडेंटिटी जो डिपेंडेबिलिटीज की रचनाएं हुई हैं, उनसे मुक्त हुए हो। तुम अब कुछ नहीं हो, तो तुम अब कुछ भी हो सकते हो। शून्यता, शून्य पे आना, इसलिए बहुत खूबसूरत चीज है। मैं अपनी डिपेंडेबिलिटी खत्म कर रहा हूं ये सोच के, इसका मतलब ये नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में कि सब डिसअपॉइंटिंग है।
ये नहीं है डिपेंडेबिलिटी, ये तो सिनिसिज्म हो गया। डिपेंडेबिलिटी खत्म होना होता है कि सब कुछ पॉसिबल है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर। लर्निंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, नॉलेज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो मैं प्रेजुडिस से डिटैच हो गया इन द सेंस कि मुझे मेरा सिर्फ बाप सिखा सकता है, मुझे कोई भी सिखा सकता है, मैं कहीं से भी कुछ भी सीख सकता हूं। इग्नोरेंस से भी बहुत समझदारी आ सकती है, किसी के फेलियर से भी बहुत लर्निंग है, और बहुत खूबसूरत दिमाग भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। बहुत खूबसूरत ज्ञानी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। मेरा पिता हो सकता है एक चीज हो, लेकिन मेरे पिता में भी फॉल्सिफाइबिलिटी और फॉलिबिज्म है। मेरा पिता भी गलत हो सकता है, और मेरा पिता जो कह रहा है वो बिल्कुल सही भी नहीं है, वो भी हो सकता है गलत हो सकता है। यह है शून्यता। Yeah, that's scary. Of course, of course. That's interesting. Okay. ओके, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा सुन के।